आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। और दोस्तों, आज के अनुभव कार्यक्रम का विषय है आउट ऑफ क्लासरूम एजुकेशन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और आज फिर हमने आमंत्रित किया है इस विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर केसी वोरा जी को, जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर एंड एजुकेशनिस्ट हैं। और काफ़ी इनका एक्सपीरियंस रहा है, करीब 36 सालों का एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक। और इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से अपनी पीएचडी कंप्लीट की। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या बदलाव होने चाहिए और कैसे स्टूडेंट्स को हम और बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा इनके बारे में कि कई सारे अवार्ड्स इन्हें दिए गए हैं। और आपको बता दूं कि इन्हें बेस्ट लर्निंग सेंटर अवार्ड दिया गया है ARAL की ओर से। और इसके साथ ही गुरु अवार्ड इन्हें दिया गया था, जो कि SAE इंडिया फाउंडेशन की ओर से दिया गया था। स्टूडेंट्स के लिए जो कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। और साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया था ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी श्रीलंका एंड इंपीरियल सोसाइटी ऑफ इनोवेटिव इंजीनियर्स की ओर से। तो आइए सबसे पहले इनसे मुलाकात करते हैं। सर, डॉक्टर केसी वोरा जी, आपका स्वागत है सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। धन्यवाद और नमस्ते आप सबको। जैसे कि पिछली कड़ी में हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात कर चुके हैं और कुछ ऐसे सवाल थे जो रह गए थे जिनके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा था। सर, जैसे कि हर इंसान चाहता है सफल होना, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो भी स्टूडेंट्स अपना करियर बनाना चाह रहे हैं और जो सफल होना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि अगर किसी को भी सक्सेसफुल इंसान बनना है जी, तो सबसे 3 चीज महत्व की है लाइफ में। एक है नॉलेज, जिसे हम बोलते हैं ज्ञान जी। दूसरा है स्किल्स, जिसे हम बोलते हैं कौशल्य जी। और चौथा है एटीट्यूड, जिसे हम बोलते हैं वृत्ति। अगर ये ज्ञान, कौशल्य और वृत्ति साथ में हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। तो हम सब आविष्कार कर सकते हैं, सब प्रैक्टिकल बन सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं। इसी तरह जो हमारे प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप का जो बीड़ा उठाया है, तो अभी आप देखोगे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को स्टार्टअप बनना है और जॉब नहीं करना है। ये एक नई चीज सामने आई है और इससे भी मैं बहुत प्रोत्साहन देता हूँ। तो किसी को अगर पेटेंट करना है, कुछ आविष्कार किया है तो उसमें सपोर्ट करना है। किसी को कोई चीज बना के बेचनी है तो उसमें सपोर्ट करना है। इंक्यूबेशन सेंटर्स है। तो ये बहुत महत्व है कि इंडिया में ये इस तरह का झुकाव शुरू हुआ है और बच्चे इंजीनियरिंग में वापस आ रहे हैं जी। आज की तारीख में इंजीनियरिंग में एडमिशन फुल नहीं होते हैं जी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे इंजीनियरिंग में सीट्स वापस आने शुरू हो गए हैं। और एक प्रकार का एक ये जो लगाव है इंजीनियरिंग की तरफ या एजुकेशन की तरफ, वो बढ़ते जा रहा है जी। सर, हर क्षेत्र में अब
लोग लैपटॉप पर ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, लैपटॉप पर बैठ करके। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो जो गाड़ी के डिज़ाइन है, उनकी फंक्शनिंग है, इससे जुड़ी हुई चीज़ें लोग सॉफ्टवेयर पर चीज़ें करते हैं। और कई सारे सॉफ्टवेयर भी इसी तरह के आते हैं कि आपका काम आसान करने के लिए, और लैपटॉप की मदद से आप डिज़ाइन वगैरह करते रहते हैं और फिर उसके बाद आप उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो लैपटॉप पे या सॉफ्टवेयर पे हम अपने डिज़ाइन वगैरह बनाएं और काम करें, ये कितना सही होता है? क्या इससे लाभ मिलता है जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं? आपने सही सवाल पूछा कि ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर में काम नहीं करना चाहिए, सॉफ्टवेयर में भी काम करना चाहिए और प्रैक्टिकल भी काम करना चाहिए। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर एक गाड़ी बनानी है तो कम से कम 2 साल लगते हैं एक गाड़ी बनाने, 24 महीने लगते हैं पूरी गाड़ी कॉन्सेप्ट से बनाने के लिए जी। अगर हम सॉफ्टवेयर यूज करें तो ये जो अगर हमारे पास 10 कॉन्सेप्ट बने हैं तो ये 10 कॉन्सेप्ट हम सॉफ्टवेयर की मदद से हम उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसमें से 1 या 2 कॉन्सेप्ट फाइनलाइज कर सकते हैं जी। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होते तो हमें 10 कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते, उसका इवोल्यूशन फिजिकली करना पड़ता है जिसे हम वैलिडेशन बोलते हैं, और उसके बाद हम उसमें से बेस्ट 2 सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें काफी टाइम चला जाता है जी। तो 10 कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर में इवोल्यूट हो गए, फिर उनका वैलिडेशन करने के लिए बेस्ट 2 जो कॉन्सेप्ट है उसका हमने फिजिकल मॉडल बनाया और फिर उनके साथ कंपेयर किया और उसको हम वैलिडेशन बोलते हैं। तो इसके लिए DVP रहता है, डिजाइन वैलिडेशन प्लान जी। तो हर एक कंपनी इंजीनियर्स को बोलते हैं कि आप एक डिजाइन वैलिडेशन प्लान बनाओ जिसमें सॉफ्टवेयर भी हो, प्रोटोटाइप भी बने, थोड़ा टेस्टिंग हो, और सॉफ्टवेयर में जो रिजल्ट आए हैं और टेस्टिंग में जो रिजल्ट आए हैं वो एक है कि नहीं वो आप देखो। तो ये एक नया तरीका निकला है डिजाइन प्रोसेस को छोटा करने के लिए, और इसीलिए जो 24 महीने में होता था वो अभी 12 महीने में हो सकता है। इसलिए ऑटोमोबाइल कंपनियां हर साल नया नया मॉडल निकाल सकती है। तो मैं तो बोलूंगा कि सॉफ्टवेयर और प्रैक्टिकल प्रोटोटाइप बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट जी। यानी दोनों की नॉलेज रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप केवल सॉफ्टवेयर पर आपकी कमांड है और आप प्रैक्टिकली उसे नहीं उतार सकते तो भी ये प्रॉब्लम करेगा। और अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे आपने पहले से चीज़ों को एनालाइज नहीं किया, डिज़ाइन नहीं किया, तो बार बार आपको प्रैक्टिकली चेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। उसमें समय और शायद पैसा भी, बार बार आप किसी पार्ट को चेंज करेंगे तो आपको बार बार सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो पैसा भी मेरे ख्याल से उसमें खर्च होगा। यस। तो इसे एक नया नाम दिया गया है ALD, एनालिसिस लेड डिजाइन। माने जो भी डिजाइन करनी है उसकी एनालिसिस करनी जरूरी है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं है, सॉफ्टवेयर सिर्फ एक डिजाइन को वैलिडेट करने का तरीका है जी, और डिजाइन और उसके प्रोटोटाइप भी ज्यादा महत्व रखते हैं जी। मतलब पहले आप सॉफ्टवेयर पे चीजें बना करके डिजाइन करके देख लीजिए, फिर उसके बाद आप एनालाइज करके फिर आप उसे प्रैक्टिकली करें। सर, ये तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हम स्टूडेंट्स की बातें कर रहे थे कि कैसे उनको हमें प्रैक्टिकली चीज़ें सिखानी चाहिए, और हर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक वर्कशॉप होनी चाहिए जिसके बारे में आपने बताया भी। तो और किस तरह की तब्दीलियां हो सकती हैं आउट ऑफ क्लासरूम एजुकेशन में जिससे उनको आसानी रहे? और कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, बट उन्हें जॉब नहीं मिलती है या किसी अच्छी कंपनी से ऑफर नहीं आता है, तो उसके लिए क्या स्किल्स होनी चाहिए स्टूडेंट्स के पास? हाँ, तो इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्व की रखती है। अगर उनको अच्छा जॉब चाहिए तो सबसे पहले उन्हें रिसर्च करना सीखना है, संशोधन कैसे करना है वो सीखना है। तो एक रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट रहता है जो उन्हें इलेक्टिव में वो ले सकते हैं और फिर वो रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने से वो अलग अलग पेपर लिख सकते हैं, और वो तकनीकी पेपर लिखने से उनका बायोडेटा स्ट्रांग होता है। ये एक चीज हो गई। दूसरी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने के लिए उन्हें अलग अलग जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, उसमें भाग लेना है। जैसे मैंने बोला, या हमने करीबन 4-5 इवेंट बना रखी है प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए। बाहा तो शुरुआत की 15 साल पहले, तो बाहा के बाद हमने सुपरा शुरू की जिसमें जो फॉर्मूला टाइप की गाड़ियां बनाते हैं। उसके बाद हमने टीफान शुरू किया जो
ट्रैक्टर प्रकार की गाड़ी बनती है जो फार्म में माने खेत में काम में आती है जी। उसके बाद एक एफी साइकिल किया जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र विदाउट इंजन के बिना ह्यूमन संचालित माने ह्यूमन पावर्ड व्हीकल जो बोलते हैं। तो इस तरह हमने अलग अलग प्रतियोगिता शुरू की जी। और इंजीनियरिंग छात्राएं ये जो इवेंट्स है उसमें भाग ले। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट है प्रोजेक्ट्स और मिनी प्रोजेक्ट्स। तो पहले क्या होता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ लास्ट ईयर में 6 महीने के लिए प्रोजेक्ट होता था। अभी हर सेमेस्टर में उनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी को कि आप एक मिनी प्रोजेक्ट कराओ। माने मिनी प्रोजेक्ट का एक सब्जेक्ट रहता है जिसमें एक छोटी छोटी चीज बनाए। तो ये मिनी प्रोजेक्ट और मेन प्रोजेक्ट करने से उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर बढ़ता है। तो वहां तक कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बहुत सारी यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये जो बाहा सुप्रा के जो इवेंट्स हैं उसमें अगर बच्चे काम करते हैं तो उनको इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के नाम से भी उन्होंने एग्री किया है। और इसके कारण बच्चों को लगता है कि अगर मैं ये गाड़ी बनाता हूँ तो सिर्फ मैं इसमें जीतने वाला नहीं हूँ, मुझे इसके मार्क्स भी मिलेंगे, कॉलेज में प्रोजेक्ट के मार्क्स मिलेंगे जिससे मेरा परसेंटेज बढ़ जाएगा। और उसके अलावा ये जितनी भी कंपटीशन होती है, जो प्रतियोगिता होती है, तो उसमें स्पॉन्सर्स रहते हैं जो ये प्रतियोगिता का फाइनेंस करते हैं। तो ये स्पॉन्सर्स को भी हम बोलते हैं कि आप ये प्रतियोगिता में आइए और ये स्टूडेंट्स का ऑन द स्पॉट इंटरव्यू लेके उन्हें जॉब ऑफर दीजिए। तो जैसे बाहा इवेंट में हर साल करीबन 100 बच्चों को ऑन द स्पॉट ऑफर मिलता है। तो वहाँ वो कुछ टेस्ट देते हैं, कुछ ग्रुप डिस्कशन में भाग लेते हैं और इंटरव्यू लेते हैं और एक ही दिन में उनको 100 बच्चों को ऑन द स्पॉट ऑफर मिल जाती है। तो इनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी। सिर्फ आविष्कार करेंगे, स्टार्टअप बनेंगे उतना नहीं है, लेकिन हर एक बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो आउट ऑफ क्लासरूम एजुकेशन का जो तरीका है अगर हर यूनिवर्सिटी अपनाए तो मैं तो बोलूंगा कि बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर हर एक छात्र को मिलेगा और इससे हमारे बच्चे और इंटेलिजेंट बनेंगे और प्रैक्टिकली ओरिएंटेड बनेंगे। जी। कई बार बच्चों को काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है कि उन्हें कभी कंफ्यूजन होती है किसी बात को लेकर के, तो इसमें क्या काउंसलिंग का भी कुछ इस तरीके का कुछ रखना चाहिए ताकि बच्चों को एक गाइडेंस मिलता रहे? हाँ, तो हम क्या करते हैं कि हर एक इवेंट में एक स्टीयरिंग कमेटी रहती है जो सिर्फ एडवाइस देती है, एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रहती है जो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करती है और एक एल्यूमिनी कमेटी रहती है। एल्यूमिनी कमेटी वो रहती है जिन्होंने वो प्रतियोगिता में भाग लिया है पहले और अभी 2-3 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उन्हें कुछ वापस देना है सोसाइटी को कि भाई मैंने तो ये सीख लिया, मैं चाहता हूँ और 100 लोग सीखे। तो इसे हम एल्यूमिनी कमेटी मेंबर बोलते हैं। और ये एल्यूमिनी कमेटी मेंबर एक प्रकार के काउंसलर रहते हैं कि अगर छात्रों को कोई भी तकलीफ हुई, कोई भी प्रॉब्लम आया, कुछ नहीं समझ रहा है, तो वो एल्यूमिनी कमेटी मेंबर को पूछ सकते हैं जो उनके मेंटर बनते हैं। और आजकल काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बन गया है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो। तो हर बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है क्योंकि बच्चा अंतर्मुखी होते जा रहा है। माने हमारे समाज में जो टीवी है, मोबाइल है और ये कोरोना के कारण घर के बाहर जो नहीं जा सकते हैं, वो सब बच्चे इंट्रोवर्ट बनते जा रहे हैं और इनको एक्सट्रोवर्ट बनाना बहुत जरूरी है। इनको बाहर निकालना, इनसे बातें करना, इनके साथ खेलना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये काउंसलर की मदद से हम कर सकते हैं। ये जो साइकोलॉजी जो चेंज हो रही है वो की मदद से, काउंसलर की मदद से हमें इनको वापस लाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है काउंसलिंग का और उसे हमें जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और आपने इतनी सारी बातें रखी, इस नए एजुकेशन के तरीके के बारे में बताया, आउट ऑफ क्लासरूम एजुकेशन के बारे में आज हमने बात की और आपने तमाम सारी ऐसी बातें बताई जिनसे अगर हम जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं या जो एकेडमी हैं, कई सारी एजुकेशनल एकेडमीज़ हैं, अगर वो इसको फॉलो करती हैं तो काफ़ी उन्हें मदद मिलेगी और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अच्छा रहेगा, उनके लिए एक नए तरीके से वो चीज़ें सीख पाएंगे। और प्रैक्टिकली नॉलेज होना वैसे भी बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि आप लाइफ में जो भी आगे चीज़ें करते हैं वो आप प्रैक्टिकली ही करते हैं, किताबें आपके साथ में नहीं होती हैं उस टाइम पर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और आपने समय निकाला, इतनी सारी बातें की इस विषय के बारे में।
सर चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, समय हो चला है कार्यक्रम के समापन का। तो मैं छात्रों को तो कहना चाहूंगा कि नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड की तरफ ध्यान दें, और मैं शिक्षकों को कहना चाहूंगा कि आप भी आउट ऑफ क्लासरूम को जरा ब्रेक दें, और मैं यूनिवर्सिटी को चाहूंगा कि बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए वर्कशॉप 24 घंटा खुला रखें और प्रोजेक्ट्स में प्रोत्साहन दें, और अगर किसी को मेरी मदद की जरूरत है तो मैं मदद कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सामुदायिक रेडियो 90.8 की ओर से आपको भी। दोस्तों फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।